Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 3rd of March 2022. तो 3 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक तो कर ही सकते हो यार, बस जैसे वीडियो खुले लाइक कर दिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी थोड़ा बहुत, हमको भी मोटिवेशन मिलता है ना, हमारा एडवांटेज भी रहेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के प्रीलिम्स क्वेश्चंस के साथ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन करने के लिए कल कुछ लोग बोल रहे थे कि वो कर नहीं पा रहे हैं, वो अब चेक कर सकते हैं। दे कैन गो टू द लिंक्स जो नीचे है प्लान ज्वाइन करने की, वहाँ से आ जाएंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ज्वाइन करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, वो अब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहता था। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको मदद करेंगे एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से स्टेट लिस्ट का हिस्सा है अंडर द 7th शेड्यूल। तो फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, थर्ड इज एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आपको बताना है कि इनमें से स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट कौन कौन सा है। ऑप्शन आर 1 and 2, 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कोकिंग कोल, आयरन और स्क्रैप एंड थर्ड इज लाइमस्टोन। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर की रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। आपको बताना है कि इनमें से स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए की रॉ मटेरियल्स कौन से हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन आई थिंक यूपीएससी का भी पुराना पूछा हुआ सवाल है। तो अगर आप बता पाएंगे आंसर तो दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है ना। तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है रिगार्डिंग योर पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट। इन तीनों को आपको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ में। नाउ यू हैव टू अरेंज दीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर से देख लीजिए, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप आंसर जरूर करिएगा, और अगर आप मतलब मैं आंसर तो आपको बता दूंगा अभी, लेकिन आप उसको मैच करके उसमें ये बताइएगा जरूर कि आपने कितने सही किए, क्योंकि एक्चुअली ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। दिस विल बी अ प्रैक्टिस फॉर यू। तो जैसे सबसे पहला सवाल हमने पूछा, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। देखो, एजुकेशन जो है वो 1976 में ही एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था, ठीक है ना। तो एक अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसके द्वारा एजुकेशन बिकेम अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, है ना। बल्कि पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सारे जो है स्टेट लिस्ट के हैं। तो आंसर 2 and 3 होगा, क्योंकि एजुकेशन जो था वो 1976 में किसके अंतर्गत आ गया था, वो आ गया था आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। दूसरा सवाल जो था वो कोकिंग कोल, आयरन ओर, स्क्रैप और लाइमस्टोन का पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी। ये तीनों ही की रॉ मटेरियल्स हैं टू मैन्युफैक्चर द स्टील, ठीक है ना। स्टील के लिए आपको आयरन ओर की जरूरत तो पड़ेगी, है ना, आयरन ओर की जरूरत। और स्क्रैप मेटल के फॉर्म में भी वो रहता है, तो आयरन ही ओर या स्क्रैप मेटल के फॉर्म में वो रहता है। इसके अलावा इसको एलॉय करते हैं विद द जैसे कि इसमें आपका लाइमस्टोन भी लगता है ना। इट इज यूज्ड एज अ स्लैग फॉर्मर, है ना, स्लैग फॉर्मर के रूप में। एंड कोल इज नीडेड फॉर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो कोकिंग कोल है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। तो दिस कोकिंग कोल इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, लाइमस्टोन इज यूज्ड एज अ स्लैग फॉर्मर, एंड आयरन और स्क्रैप तो यूज हो गई होगा, ठीक है ना। तो तीनों ही यूज होते हैं। तीसरा सवाल था कि इनमें से अरेंज करना है आपको पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट को नॉर्थ से साउथ में। तो बहुत ही सिंपल है ये। सबसे ऊपर आपका पाक स्ट्रेट है, फिर आपका पाक बे है, फिर आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। लेट मी शो यू द मैप ऑल्सो। मैं आपको मैप दिखा देता हूं थोड़ा। तो ये आप देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे ये मैप है। इसमें आपको सबसे ऊपर यहाँ पे पाक स्ट्रेट दिख रहा होगा, दिस इज द पाक स्ट्रेट वाला रीजन। देन यहाँ पे बीच में आपका पाक बे वाला रीजन आता है, देन ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन आता है। तो नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करना हो तो पाक स्ट्रेट सबसे पहले, फिर पाक बे, और फिर आपका यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन। यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो ये जो श्रीलंका का टॉप मोस्ट नदर्न पोर्शन है उसको बोलते हैं जाफना। दिस इज द जाफना वाला पार्ट। तो श्रीलंका का जो टॉप मोस्ट प्रोविंस है, अगर आपसे कोई पूछे कि श्रीलंकन, अगर ये आपसे जाफना का नाम पूछ ले या कहाँ है, या आप तो याद रखेगा श्रीलंका का जो नदर्न मोस्ट पार्ट है ना, उसको जाफना ही बोलते हैं, ठीक है ना।
और एक्चुअली जब आप यहाँ श्रीलंका का और मैप देखें तो यहाँ पे आपका कोलंबो मिलेगा, ये आपका हम्बन टोटा मिलेगा, यहाँ पे आपका त्रिंकोमली मिलेगा, है ना। तो ये पूरा मैप्स आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। जाफना हो गया, कोलंबो पोर्ट हो गया, इधर साइड आपका हम्बन टोटा नीचे साउथ की तरफ है, इधर आपका त्रिंकोमली है ना। कुछ कुछ चीज़ें आपको इस तरह से याद भी रखनी पड़ेगी, है ना। गल्फ ऑफ मन्नार मैंने आपको दिखा दिया, पाक स्ट्रेट दिखा दिया, पाक बे दिखा दिया। यहाँ पे देखो अपना तमिलनाडु वाला पोर्शन है, रामेश्वरम ट्यूटिकोरिन वाला रीजन यहाँ पर है ना, और यहाँ पे केरला वाला पार्ट, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो दिस इज द मैप। आई होप आपको तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज का मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर साइबर क्राइम्स, व्हाट इज इंडिया डूइंग टू गेट रेडी फॉर देम। आपको बेसिकली साइबर क्राइम्स और साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट इंडिया ने क्या क्या किया है उसके बारे में लिखना है। तो इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप साइबर क्राइम्स वाला टॉपिक पढ़ लें, है ना। साइबर क्राइम्स वाला टॉपिक उठा लेना और उसको पढ़ डालना, है ना, बिल्कुल अच्छे से कि उसमें क्या क्या इंडिया ने किया है, सर्ट क्या है, सर्ट इन क्या है, सर्ट जीओवी गवर्नमेंट ने जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई है, ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगा, प्रीलिम्स में भी मदद मिलेगी, सब में मदद मिलती है। देखो कोई भी नॉलेज होगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि वो मेंस में मदद करेगा, इसमें सब में सब मदद करेंगे। आगे मूव करते न्यूज एनालिसिस में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन के बारे में बता दूं। मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन है बेसिकली रिगार्डिंग द स्ट्रेट रिजीम। स्ट्रेट्स आपको पता है ना, जैसे गल्फ स्ट्रेट हम बोलते हैं, है ना, पाक स्ट्रेट हमने अभी देखा, है ना। तो ये सारी जो स्ट्रेट्स होती है ना, ये स्ट्रेट्स क्या काम करते हैं बेसिकली, स्ट्रेट्स को मॉनिटर करने का, उसको रेगुलेट करने का, उसके रिजीम को समझने के लिए जो कन्वेंशन है उसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन अभी न्यूज में क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशियन वॉर, क्योंकि वहां पे ब्लैक सी वाला रीजन है और ब्लैक सी के इधर अगर आप आएंगे तो बहुत सारे आपको वो मिलेंगे, है ना, बहुत सारे आपको स्ट्रेट्स मिलेंगे। तो आई विल टेल यू अबाउट देम ऑल्सो, मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्ट्रेट होता क्या है, आप में से किसी को पता है? स्ट्रेट इज बेसिकली अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर सीज, है ना। स्ट्रेट एक नैरो पार्ट होता है सी का। स्ट्रेट इज अ लैंडफॉर्म दैट कनेक्ट्स टू सीज, है ना। तो इट्स अ लैंडफॉर्म दैट कनेक्ट टू सीज और टू अदर लार्जर एरियाज ऑफ वाटर, ठीक है ना। याद रखिएगा, दो लार्ज बड़ी वाटर बॉडीज को ऐड करने वाला जो लैंडफॉर्म है, जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट इज बेसिकली अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है, एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो कनेक्ट करता है किसको, टू लार्जर पार्ट ऑफ वाटर को, ठीक है ना। स्ट्रेट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, ठीक है, इसको याद रख लेना। अब इनका स्ट्रेट्स रिजीम का जो कहना चाहिए मॉनिटरिंग है वो है मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन के थ्रू होता है। और मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट गवर्न्स द टर्कीज बॉस्फोरस एंड डार्डेनल्स स्ट्रेट। तो टर्की रीजन के आसपास आपको देखा होगा आपने बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट, नहीं देखा है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, मैंने दिखाया तो कई बार है लेकिन एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो यू द मैप एज वेल। ये देखो, यहाँ पे आपका ये ब्लैक सी वाला रीजन है, दिस इज योर ब्लैक सी, है ना। और फिर यहाँ पे ये याद रख लेना, इसका ऑर्डर याद रखना। ये जैसे ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है ना, तो वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर देख लो इसमें। तो इसमें एजियन सी आता है, आपका एजियन सी, फिर आपका सी ऑफ मार्मरा आता है, फिर यहाँ पे आपका ब्लैक सी आ रहा है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर इधर वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे सी ऑफ अजोव भी आता है ना, एक और आता है इसमें सी ऑफ अजोव, तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और ये आपको याद रखना है कि बेसिकली इनका ऑर्डर क्या है, नॉर्थ टू, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ये सारे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ब्लैक सी के उधर साइड आता है, मतलब कि सी ऑफ अजोव किधर आएगा, ब्लैक सी के और ईस्ट में आएगा, ब्लैक सी के और ईस्ट में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे आपको यहाँ पे एजियन सी दिख गया, ये आपको सी ऑफ मार्मरा दिख गया, ये आपको ब्लैक सी दिख गया, और इधर साइड जब आप आओगे, जब ब्लैक सी खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा आपका सी ऑफ अजोव, AZOV। तो वो भी आप देख लीजिए कि ऑर्डर आपको पूरा पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले एजियन सी, फिर सी ऑफ मार्मरा, फिर आपका ब्लैक सी, फिर आपका सी ऑफ अजोव। और यहाँ पे एजियन सी के बाद आता है डार्डेनल्स स्ट्रेट, और एजियन सी के बाद क्या आता है, डार्डेनल्स स्ट्रेट, ये डार्डेनल्स, और सी ऑफ मार्मरा के बाद क्या आता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट।
ठीक है ना। तो देख रहे हो आप, बिल्कुल एक स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर है विच इज कनेक्टिंग टू बिगर बॉडीज, सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी। बॉस्फोरस स्ट्रेट इज अगेन अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर दैट इज कनेक्टिंग टू बिगर वाटर बॉडीज, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मार्मरा। ठीक है ना, तो सी ऑफ मार्मरा कॉमन हो गया, कुल मिलाकर के ये बना लो कि सी ऑफ मार्मरा कॉमन हो गया, मतलब सी ऑफ मार्मरा बीच में आएगा, और एजियन सी के बाद डार्डेनल्स आ रहा है, और बॉस्फोरस के बाद आपका ब्लैक सी आ रहा है। ठीक है, तो बी याद रखना, बी याद रखना, ब्लैक बॉस्फोरस के बाद ब्लैक सी, तो आपको याद रहेगा, ये ऑर्डर ही याद रहेगा, सी ऑफ मार्मरा बीच में याद रहेगा, और बॉस्फोरस के बाद ब्लैक सी याद रहेगा, और यहाँ पे एजियन के बाद डार्डेनल्स याद रहेगा, और ब्लैक सी के बाद उधर और क्या मैंने बताया आपको, उधर मैंने आपको बताया सी ऑफ अजोव, तो उधर मैंने आपको क्या बताया, सी ऑफ अजोव, तो वो भी मैंने आपको बताया था। आई होप यू विल रिमेंबर दैट थिंग। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये वाला डार्डेनल्स वाला रीजन है, ये है कहाँ पे, एक्चुअली ये टर्की वाला रीजन है, जैसे मैंने बताया ना टर्की के 2 स्टेट्स, तो ये टर्की के 2 स्टेट्स हैं, तो टर्की का रीजन है आपको यहाँ पे, ये आपका ग्रीस इधर टर्की को टच करता हुआ दिख रहा होगा यहाँ ऊपर, इधर फिर बुल्गारिया भी है उधर जो टच करता है उसको, तो ये सारे कुछ रीजन है जो इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, इंपॉर्टेंट है ये। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन याद रखिएगा, तो मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन जो है वो 20 जुलाई 1936 को साइन हुआ था इन द मॉन्ट्रैक्स पैलेस इन स्विट्जरलैंड। तो ये है कहाँ पे, मॉन्ट्रैक्स पैलेस इन स्विट्जरलैंड, वहाँ पे ये साइन हुआ था, एंड ये 9 नवंबर 1936 को फोर्स में आया था, 9 नवंबर 1936 को फोर्स में आया था। दिस कन्वेंशन वॉज साइंड टू एड्रेस द लॉन्ग रनिंग स्ट्रेट्स क्वेश्चन ऑफ हु शुड मैनेज द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रूट बिटवीन द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। तो ये पूरी जो रूट है ना, ये एक्चुअली जैसे हमने एजियन सी देखा, सी ऑफ मार्मरा देखा, फिर हमने यहाँ पे ब्लैक सी देखा, ये सब ये किसके रास्ते के बीच में आ रहे हैं, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन के बीच का रास्ता है। ठीक है ना, उसके मॉनिटरिंग का, उसके मैनेजमेंट का ये इशू था जो कि मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन के थ्रू इसको सॉल्व किया गया था। तो बेसिकली दिस रूट टू ब्लैक सी इज बेसिकली मैनेज्ड बाय द मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन। जो ये रूट टू ब्लैक सी है ना, दिस इज रेगुलेटेड बाय द मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन। ठीक है ना, एंड ड्यूरिंग पीस टाइम इट ग्रांट्स फुल फ्रीडम ऑफ पैसेज टू ऑल द सिविलियन वेसल्स and allows Turkey to limit the movement of navies who do not belong to the Black Sea states। तो टर्की को पावर है कि वो लिमिट कर सकता है मूवमेंट ऑफ नेवीज विच आर नॉट पार्ट ऑफ द ब्लैक सी स्टेट्स, है ना। वॉर टाइम पे पूरा टर्की के पास राइट रहता है कि वो रेगुलेट कर सकता है, पीस टाइम में तो सारे सिविलियन वेसल्स आ सकते हैं, लेकिन वॉर टाइम में टर्की के पास राइट रहता है। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली जो न्यूज़ है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट के रिगार्डिंग। तो अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 निकाली है। ठीक है ना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। ठीक है ना, अब इसमें उन्होंने बात की कि इंडिया की जो रैंक है वो एसडीजीज के केस में बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। ठीक है ना, और जो 11 एसडीजीज हैं जिसमें हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वो कौन कौन से हैं, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वलिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, इन सब चीज़ों में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो लास्ट ईयर जो हमारी रैंकिंग थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो एसडीजी वाली रैंकिंग थी, इसमें 117 थी, अब हम उसमें 120 रैंक पे आते हैं। ठीक है ना, तो वी आर एट द 120th रैंक। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट। लास्ट ईयर 117 पे थे हम, इस बार 120 पे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट में। ठीक है ना, नाउ दिस ईयर वी आर एट 120th स्पॉट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो आप सब जानते हैं कि 2015 में स्टार्ट हुए और 2030 तक हमको पूरे करने थे, बट चूंकि हमारा परफॉर्मेंस चाहे जीरो हंगर हो, चाहे गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो, चाहे जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे सस्टेनेबल सिटीज हो एंड कम्युनिटीज हो, उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमारी जो रैंकिंग है वो 117 से गिर करके 120 हो चुकी है। ठीक है ना, अब लेटेस्ट रैंकिंग जो है उसमें इंडिया इज बिहाइंड ऑल द साउथ एशियन नेशंस एक्सेप्ट पाकिस्तान, जिसकी रैंकिंग 129 है, बाकी सबसे हम पीछे हैं। इनफैक्ट अगर हम बांग्लादेश की भी रैंकिंग देखें तो 109 आती है, भूटान की रैंकिंग 75 है, श्रीलंका की रैंकिंग 87 है, नेपाल की 96 है ना, तो पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो हम उन सबसे बाकी सबसे पीछे आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट था स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट याद रखिएगा और इसमें हमारी रैंकिंग याद रखिएगा। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज न्यूज आइटम्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पे आगे मूव करते हैं।
आज एडिटोरियल में मैं लीड एडिटोरियल डिस्कस नहीं करूंगा। देखो जो पहला एडिटोरियल है ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल आर्टिकल है ना, एपेटाइट फॉर वॉर बट नो प्लेस फॉर पीस। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वॉर को गलत बताया गया है, पीस को सही बताया गया और पीस इस्टेब्लिश करने की बात की गई, बस इतना ही है। उसको अब अलग अलग भाषाओं में, जो हिंदी, उर्दू, मराठी सब में लिख दिया गया है, तो वही वाली बात है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे वो ये है, नहीं डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल लिखा किसने? देखो, अर्जुन जोशी एंड सुरभि वाया, ये आतंकवादियों के वो हैं, वकील हैं एक तरीके से कहना चाहिए। जो अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आतंकवादी थे ना, उनके ये वकील हैं। अब ये क्या है, वही ह्यूमन राइट का रोना पीपड़ी बजा रहे हैं, है ना। तो जो लोग बेचारे जिनकी जानें गई थी उनके अटैक के कारण, उनका ह्यूमन राइट नहीं था क्या? अब उनको फांसी की सजा हो गई, तो ये उनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो मतलब इनका आर्टिकल तो हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी डिस्कसिंग देयर आर्टिकल्स एंड ऑल। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है लाइन्स एंड रोल्स, ठीक है ना, लाइन्स एंड रोल्स। यहाँ पे गवर्नर के ऊपर बात की गई है। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली बहुत सारा टसल देखने को मिला था बिटवीन द रोल ऑफ गवर्नर एंड सीएम। गवर्नर और सीएम के बीच में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल देखने को मिलता है। तो वही ऑथर ने कहा है कि भाई गवर्नर के रोल को समझना पड़ेगा कि एड एंड एडवाइस का मतलब क्या है। अगर लिखा है यू हैव टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसका मतलब है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन पे काम नहीं करिए जब उनका एडवाइस हो, है ना। और उनका अगर एडवाइस है किसी चीज़ को, पॉलिसी को लेकर के, तो आप उसको अडेयर करिए, उसको फॉलो करिए। बट गवर्नर के पास 2-3 ऐसी पावर्स है ना जो कि बहुत ही अप्रत्याशित पावर्स हैं। मतलब कि अगर मैं यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट पूछे कि द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर इज मच वाइडर देन दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो भी सही हो जाएगा, वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की है दैट इज वेरी वेरी वाइड। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर क्या है गवर्नर की, ये डिटरमाइन करना ही गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। अब आप सोच लो कि कौन सी पावर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी, ये डिटरमाइन करना गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो आप समझ सकते हो कि आप क्या बेहुदा मजाक किया गया है, मतलब। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। उस कारण से पूरी जो प्रॉब्लम है वो आती है। यहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन सुप्रीम कोर्ट की 1974 में कहा था उसने that president and governor shall not exercise their former constitutional powers only upon and in accordance with the advice of their ministers, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेप्शनल सिचुएशन को छोड़ करके बाकी उनको एड एंड एडवाइस में ही काम करना है, बट वो चीज़ फॉलो नहीं होती। एंड गवर्नर्स आजकल तो मतलब कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस है, गवर्नर इज नॉट एक्टिंग अपॉन द रिक्वेस्ट टू ग्रांट क्लेमेंसी और असेंट टू बिल्स, ना बिल्स को असेंट दे रहा है ना क्लेमेंसी दे रहा है ना। एंड कई बार तो वो बिल को रिजर्व भी नहीं कर रहा है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो बेसिकली कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि गवर्नर काफ़ी ज़्यादा अपनी ही अलग चाल चल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर्टिकल 163 का जिक्र किया है, तो मैं आपको बता दूं, देखो आर्टिकल 163 में 3 प्रोविजन है। जब आप आर्टिकल 1 सर्च करके देख लेना एक बार, अगर आप आर्टिकल 163 सर्च करेंगे तो उसमें 3 आएगा, आर्टिकल 163(1), आर्टिकल 163(2) और आर्टिकल 163(3). तो पहला जो है वो बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस में काम करेगा, कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टरों के एड एंड एडवाइस देगा, ठीक है ना। 163(2) बोलता है, ये देखो लिखा हुआ है कि 163(2) बोलता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एनी मैटर इज और एनी मैटर इज और इज नॉट अ मैटर एज रिस्पेक्ट which the governor is by or under his constitution required to act in discretion। देखो वही वाली बात जो मैं बता रहा था कि कोई भी मैटर या कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कि ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं, देन द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल। मतलब कि गवर्नर की कोई पावर डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं, उसके रिगार्डिंग जो पावर है वो गवर्नर को दिया गया है, एंड दैट इज फाइनल, and the validity of anything done by the governor shall not be called in question on the grounds that he ought to or ought not to have been acted in his discretion। और इसके रिगार्डिंग आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि उसने अपने डिस्क्रिप्शन में काम क्यों किया या क्या क्यों नहीं। तो ये आपकी बहुत बड़ी पावर है जो गवर्नर को दी जाती है। दूसरी, द क्वेश्चन वेदर एनी and if so what advice was tendered by ministers to the governor shall not be inquired into any court। यानी कि किसी भी कोर्ट में आप ये इंक्वायर नहीं कर सकते हैं कि गवर्नर को क्या एड एंड एडवाइस दी गई थी बाय द मिनिस्टर्स टू द गवर्नर, ठीक है ना। इन नो कोर्ट यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ
ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। ये दोनों ही आप याद रखिएगा, ये यहाँ पे दिया है तो दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे ऑथर ने बताया भैया कि गवर्नर्स को इंडीड ड्यूटी है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर के पास एक ड्यूटी है डिफेंड करने की, लेकिन उनकी ये भी ड्यूटी है कि वो सेंटर और स्टेट के बीच में एक हेल्दी लिंक बन करके रहें, एक हेल्दी रॉटन लिंक ना बने, एक हेल्दी लिंक बने। इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ों में मदद भी कर सकते हैं, अपना पॉजिटिव सपोर्ट अगर वो गवर्नमेंट को करे तो बहुत सारी पॉलिसीज आ सकती हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा पॉलिटिकल होने की जरूरत नहीं। गवर्नर जो होता है वो न्यूट्रल पोस्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वो अपनी पार्टी के फेवर में काम करे ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इट शुड बी ए न्यूट्रल पोस्ट। एंड इसके अलावा दूसरी चीज़ ऑथर ने कही है कि एमएम पुंछी कमीशन की एक रिकमेंडेशन, देखो 2-3 कमीशन से जो आपको पता होना चाहिए, जैसे सरकारिया कमीशन है, सेंटर स्टेट रिलेशन में आपको पता है कि सरकारिया कमीशन बनाई गई थी। एक इसी के रिगार्डिंग एमएम पुंछी कमीशन बनाई गई थी, एमएम पुंछी कमीशन बनाई गई थी, उसने भी इसी के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दिए थे। तो उसमें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर है, गवर्नर को जो चांसलर का ऑफिस दिया जाता है, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट शुड बी एंडेड, दैट प्रैक्टिस शुड बी एंडेड। तो इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है, ये ऑथर ने यहाँ पे कहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे इस आर्टिकल में एक आया था एंगल्स लॉ, ये लिख लो आप, एंगल्स लॉ लिख लो। ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है और मेंस में भी पूछ सकता है। तो प्रीलिम्स में पूछेगा तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो एंगल्स लॉ करके एक यहाँ पे दिया, तो मैं आपको बता दूँ। देखो एंगल्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे फैमिली की इनकम इंक्रीज होती है, जैसे जैसे फैमिली की इनकम इंक्रीज होती है, जो प्रपोर्शन वो इनकम का फूड में इन्वेस्ट कर रहा था, जो प्रपोर्शन वो इनकम का फूड में खर्च कर रहा था, उसका प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज डिक्रीज होता है इवन आफ्टर द एब्सोल्यूट इंक्रीजेस। मतलब कि एब्सोल्यूट जो खर्चा है फूड में वो ज़रूर बढ़ जाएगा। फिर से सुनना, अगर किसी फैमिली की इनकम इंक्रीज होती है, सिंपल से टर्म से सुनना, इफ द इनकम ऑफ द फैमिली इज इंक्रीजिंग देन इवन आफ्टर द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन फूड, मतलब एब्सोल्यूट जो स्पेंडिंग है फूड में दैट विल इंक्रीज, बट द प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड विल डिक्रीज। समझ रहे हो ना, मतलब ओवरऑल आपका खर्चा बढ़ेगा फूड का, लेकिन आपका जो प्रपोर्शन या परसेंटेज है फूड के उसमें वो घटेगा। और जितनी कम आपकी इनकम रहेगी उतना ज़्यादा प्रपोर्शन आपका फूड में जाएगा। ये एक ऑथर ने यहाँ पे एंगल्स लॉ ने बात की थी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल एज वेल। मान लो किसी फैमिली की इनकम थी 1000 रुपये, 1000 रुपये किसी फैमिली की इनकम थी और वो 100 रुपये खर्च करते थे। नाउ दे वर स्पेंडिंग इन 100 रुपीज़ इन योर दिस, ठीक है ना। किसमें आपके 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये जब इनकम थी तो वो 100 रुपये खर्च कर रहे थे, ठीक है। अब मान लो ये 100 रुपये कितने परसेंट है, ये 10% के अंतर्गत आता है ना। इट विल कम एज 10%, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे किसी फैमिली की इनकम 2000 रुपये हो जाए, सपोज द फैमिली इनकम इज इंक्रीज टू 2000, ठीक है ना। तो 2000 इनकम आ जाएगी और मान लो अब वो 2000 इनकम में केवल वो मान लो 150 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। 2000 इनकम में 150 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 150 रुपये खर्च कर रहे हैं और इनकम है आपकी कितनी 2000। तो पहले से ज़्यादा खर्चा तो हो गया, खर्चा पहले से ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि पहले 100 रुपये ही फैमिली खर्च कर रही थी फूड में, अब वो कितना खर्चा कर रही है, अब वो 2000 खर्चा कर 150 खर्चा कर रही है। 100 कर रही थी अब 150 कर रही है, लेकिन जो परसेंटेज है वो घट गया, है ना। क्योंकि देखो पहले 10% के पास आ रहा था, अब अगर 150 खर्चा हो रहा है तो ये लगभग 7.5% के आसपास आएगा, है ना। तो कुल मिला करके जो खर्चा है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो इंक्रीज हुआ, 100 से 150 हो गया, लेकिन प्रपोर्शन या परसेंटेज के टर्म्स में डिक्रीज हो गया। तो यही एंगल्स लॉ है और ये कहता है जितनी कम इनकम होगी उतना ज़्यादा प्रपोर्शन आपका खर्चा होगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। यूक्रेनियन कीप अप द बैटल फॉर खेरसन। तो खेरसन नाम की जगह मैंने कल आपको दिखाई दी है, देखो ये है खेरसन,
रशियन फोर्सेस कैप्चर द रेलवे स्टेशन एंड पोर्ट हियर एज वेल। तो खेरसन मैंने आपको दिखाया था, खारकीव कल मैंने आपको दिखाया था, याद है खारकीव मैंने आपको कल ये दिखाया था। इसके अलावा मैंने आपको कीव तो दिखाया ही है, लुहांस्क ऊपर वाला है, दोनेत्स्क नीचे वाला है, ये आपको रीजन दिखाया मैंने, लुहांस्क और दोनेत्स्क के रीजन दिखाए हैं ना, तो ये भी आपको याद होगा। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि क्रीमिया है नीचे, क्रीमिया में सेवास्तोपोल मैंने आपको दिखाया था, दिस इज द क्रीमिया वाला पोर्शन जो कि एनेक्स किया था, यहाँ पे सेवास्तोपोल है। और यहाँ पे आपका जो दोनेत्स्क वाला पार्ट है वहाँ पे आपको एक और मॉरियोपोल मिल जाएगा, मॉरियोपोल मिल जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ आपको दिख जाएंगे, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है, तो कैन मूव अहेड। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यहाँ पे बात करते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ये निकालता कौन है, आईएचएस मार्केट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये, ठीक है ना। और ये बेसिकली आपका दोनों के लिए निकलता है, ये आपका सर्विसेज के लिए भी निकलता है एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी निकलता है। और इसमें जो बेसिकली एक बेसिक आपको याद रखना है कि 50 जो है वो एक मिडिल टर्म है, जिसे 50 से ऊपर में एक्सपेंशन माना जाता है और 50 के नीचे कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है, ठीक है ना। तो 50 के ऊपर एक्सपेंशन माना जाता है और 50 के नीचे इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये हर महीने निकाला जाता है, इट इज कैलकुलेटेड एवरी मंथ एज वेल, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आईपीसीसी साउंड्स अनदर क्लाइमेट वार्निंग। तो आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि यूएनईपी प्लस वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, इसको याद रखिएगा, यूएनईपी प्लस वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इसको बनाया था। अब अभी फिर से इसने बोला है कि भैया जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। और लगभग 3.3 to 3.6 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि हाईली वल्नरेबल एरियाज में रह रहे हैं। और ऐसे में फिर जो मतलब साइक्लोन्स आ सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, और जो वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है वाटर बॉडीज़ का, ये सारे जो की है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने बहुत सारी चीज़ बताई, जैसे उन्होंने कहा है कि थ्रेट्स मैंने आपको बता दिया ना, फूड प्रोडक्शन को एक तो थ्रेट हो सकता है, देखो फूड सिक्योरिटी कैन बी वन थ्रेट, फूड सिक्योरिटी कैन बी वन थ्रेट। इसमें फूड सिक्योरिटी में उन्होंने बोला है कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी हो सकती है, मतलब हिडन हंगर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जैसे जो सब सहारन रीजन में, जो ये आपका सहेल रीजन है, सहारन रीजन है, अफ्रीकन रीजन है, प्रॉबेबली यहाँ के लोग और ज़्यादा इम्पैक्ट में रहेंगे ना, क्योंकि ये तो हाई टेम्परेचर के लोगों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है। देन इसके बाद उन्होंने बताया कि जो मैंने पीछे बताया आपको कि वाटर लेवल राइज कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी वल्नरेबल है, फ्लड साइक्लोन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सॉल्यूशंस भी कुछ बताए गए, जैसे उन्होंने कहा कि एग्रो फॉरेस्ट्री का यूज़ करो तो फूड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बंद हो सकती हैं, फार्म एंड लैंडस्केप डाइवर्सिफिकेशन करो, अर्बन एग्रीकल्चर को कराओ, है ना, एग्रो इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो, अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रो इकोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे ऑथर ने बताई हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये सारे सॉल्यूशंस भी लिख लेना आप लोग, है ना, अच्छे सॉल्यूशंस हैं। एंड जो ये हैवी रेनफॉल्स इन सब जगहों पे हैं, ये भी एक कहना चाहिए कि वही बता रहा है, मतलब इट्स अ इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ओनली। तो ऐसे में आपको हीट हेल्थ एक्शन प्लान्स बना करके रखने, क्योंकि अभी हीट वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, फ्यूचर में भी हीट वेव्स और जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसे में हीट हेल्थ एक्शन प्लान्स लेकर के आओ। वाटर बॉर्न एंड फूड बॉर्न डिसीजेस से लड़ने के लिए आपको पहले कुछ मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स रखने पड़ेंगे, क्लीन हाइजीन और सैनिटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, फूड और वाटर की जो प्योरिटी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच वर देयर विच वर मेंशन्ड इन दिस, है ना। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताई हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है डॉक्टर्स फॉर रूरल इंडिया। यहाँ पे ऑथर ने बात की कि भाई जो फुल फ्लेजेड डॉक्टर्स हैं, जो 5 साल 6 साल 10 साल का कोर्स करके आते हैं, उनकी जगह आप दूसरा एक आइडिया सोच सकते हो जो पहले भी सोचा गया था। और ये आइडिया है जिसमें कि कह रहे कि लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ले आओ, जो कि 3 से 3.5 साल की पढ़ाई के बाद, मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई के बाद उनको मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से यहाँ पे भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा है कि इनको फुल फ्लेजेड भले आप डॉक्टर ना मत बोलो, मतलब इनको आप एसोसिएट या उनके कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री आप उनको उनके साथ रख करके भेज सकते हैं। लेकिन एक्चुअली इतना तो ये 3.5 साल में सीख जाएंगे ना, जितने में वो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर्स की भारी कमी
कमी है, जो रूरल एरियाज में इतनी ज़्यादा कमी, उसको पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा कि कुछ लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और थोड़ा कम टाइम फ्रेम के लिए उनको आप मतलब कि कोई छोटा कोर्स आप उनके लिए करवा सकते हैं और उनको इस तरीके से पढ़ा करके वहाँ पे भेज सकते हैं, है ना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्स इन मॉडर्न मेडिसिन हैव बीन कंसिस्टेंटली इक्वेटेड विद प्रोड्यूसिंग चीपली मेड पुअर क्वालिटी डॉक्टर्स। हाउएवर वन begs to differ with this. LMPs cannot be called quacks if they can be adequately trained. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो क्वैक्स क्या होता है, क्वैक्स एक्चुअली में वो फर्जी डॉक्टर होते हैं। क्वैक्स क्या होते हैं? फर्जी डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि LMP जो है ना, ये लाइसेंसिएट मेडिकल, ये फर्जी डॉक्टर नहीं होते, क्वैक्स नहीं होते। इनको आप प्रॉपर 3-3.5 साल पढ़ाओगे और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दोगे, है ना, प्रॉपर उनसे प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे। तो ऐसे में ऑथर ने कहा कि ये क्वैक्स नहीं है, बिल्कुल उसी करिकुलम में रहेंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि डॉक्टर्स पढ़ते हैं, जैसे फॉरेंसिक करके एक सब्जेक्ट होता है, वो डॉक्टर पढ़ते हैं। ऑथर ने कहा ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की जरूरत नहीं है इनको, इसी में थोड़ा टाइम बचाया जा सकता है। तो जो बहुत ज़्यादा कोर मेडिसिन के सब्जेक्ट ना हो, उनको हटा करके आप इनको LMPs को तैयार कर सकते हो फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल सेंटर्स एंड ऑल, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस फंडा एज वेल। एक आइडिया है जो कि पिच किया गया है, कौन मानता है कौन नहीं मानता ये तो अलग बात है, बस आइडिया था, उसको मैंने आपको बता दिया। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। प्लीज कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।